साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी स्टूडेंट्स साथियों और दोस्तों को सभी को मेरा प्यारा सलाम। मैं इंजीनियर प्रदीप राव आप सभी विद्यार्थियों को एएमजी एकेडमी जो आपका यूट्यूब चैनल है और आपका टेलीग्राम चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज हम जो क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक रखेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का बहुत ही प्यारा कंसेप्ट और बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सबसे पहले हम गणित में देखिए, गणित जब हम पढ़ते हैं तो गणित में सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना होता है वो नंबर सिस्टम से इसकी शुरुआत होती है। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो टॉपिक होता है आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, ज़्यादा टाइम चलता है, बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारी संख्याओं के बारे में इसमें हमको डिस्कशन करना पड़ता है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक भी होता है। लेकिन मेन चीज़ होती है आपके ये जो आपका गणित का आधार तैयार होता है इससे। अगर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति अगर आपके अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप सवालों को इजीली, और जो आगे की जितने भी आपके चैप्टर है, परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाती है। तो ये आपका मैथ्स का जो होता है एक बेस होता है। दिस इज अ बेस ऑफ मैथमेटिक्स, इसको हम बोल सकते हैं नंबर सिस्टम को। तो थोड़ा लंबा चलेगा, इजी टॉपिक होता है। इसको मैं आपके लिए आज बहुत अच्छे से बिल्कुल इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को आप सभी जानते हो आपको सब्सक्राइब करना ही है। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला जो टॉपिक रहेगा, हमारा पहला कंसेप्ट रहेगा मैथमेटिक्स के अंदर, वो आपका रहेगा नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति पढ़ने से पहले, आपको नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि बहुत सारी संख्याएं होगी इसमें, मैनी नंबर्स, बहुत सारी संख्याओं का इसमें डिस्कशन किया जाएगा। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं होती है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले जो हमारी जो संख्या होती है वो कौन सी संख्या आई और किस प्रकार के नंबर्स के बारे में हमें डिस्कशन करना होगा, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग गणित पढ़ रहे हैं, मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। मैथ्स की क्लास की आज मेरा ये पहली कोशिश है, पहली लाइव क्लास है, और उसको आप क्लास को हम शुरू करने से पहले, इसलिए मैंने नंबर सिस्टम को पहले से उठाया कि पहले नंबर पे बिल्कुल पहला चैप्टर आना चाहिए। तो पहली जो क्लास है हमारी, उसमें मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, तो गणित आप पढ़ रहे हो, मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूँ। तो वास्तव में गणित की ओरिजिनलिटी क्या है, मैथ्स का आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में गणित है क्या, गणित की परिभाषा क्या है। गणित हम पढ़ते हैं, सभी प्रश्नावली हम पढ़ चुके हैं या आप पढ़ते हो, लेकिन आपको गणित के बारे में ये पता नहीं है कि व्हाट इज द मैथमेटिक्स, वास्तव में रियलिटी में गणित है क्या। तो गणित के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर साइड में लिख देता हूँ। गणित के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं साथियों, तो आइए, ये आपकी ये आप गणित पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे आप गणित पढ़ रहे हो, तो गणित में साथियों नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो गणित में संख्याएं होती है, बहुत सारी संख्याएं होती है, और संख्याओं के ऊपर हम कुछ रूल्स लगाते हैं। गणित में आपके दो चीजें होती है, एक तो होती है आपके संख्याएं और एक होती है आपके संक्रियाएं। संख्याएं होती है आपकी और गणित में आपके संक्रियाएं होती है, ठीक है। संख्याएं जो होती है वो आपको सभी को नॉलेज है, इतनी सी संख्याएं नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, बहुत सारी संख्याएं पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं संक्रियाओं की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे संक्रियाओं की। देखो, संक्रियाएं जो आपके मैथमेटिक्स के अंदर होती है वो होती है प्लस, माइनस, गुणा, भाग,
और एक और संक्रिया होती है आपके दो, एक तो होता है आपका अवकलन और एक होता है आपका समाकलन। ठीक है, एक आपका अवकलन होता है, एक आपका समाकलन होता है। अवकलन और समाकलन जो होते हैं आपके, जब आप 11 12th में जब ऑप्शनल मैथ्स लेते हो या बीएससी लेवल एमएससी लेवल पे जब आप जाते हो तो उसमें आपके अवकलन समाकलन चलता है। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं जिसमें कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं, तो इसमें जो हमारे सवाल आते हैं, जो गणित आती है वो बिल्कुल 10वीं स्तर की आती है, 10वीं बेस की आती है। तो 10th बेस की गणित में हम केवल 4 ही संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। ये आपकी जो 4 संक्रियाएं होती है, इन 4 संक्रियाओं को हमको संख्याओं के ऊपर लगाना होता है। संख्याओं के ऊपर आप संक्रियाएं लागू करते हो, संख्या जो होती है उनके ऊपर आप संक्रिया लागू करोगे। जैसे ही आप संख्याओं के ऊपर संक्रियाएं लागू करोगे तो आपको कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, कुछ परिणाम निकल के आएगा। वो ही हमारी क्या होती है, गणित होती है। और उसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है, उसी के बारे में आज आपको पढ़ना है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कोई मैंने संख्या लिखी, ये 5 2, दोनों मैंने नंबर्स लिखे 5 और 2। 5 और 2 के बीच में जैसे मैंने एक संक्रिया लगा दी गुणा की। आप सभी जानते हो 5 और 2 के बीच में जैसे ही हम गुणा की संक्रिया लगाएंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे, तो 5 और 2 में क्या देगा, 10 देगा। 5 को आपने 2 से गुणा किया तो ये आपको 10 देगा, यानी 5 को 2 से गुणा करने पर रिजल्ट जो निकल के आया वो क्या आया, आपका परिणाम 10 निकल के आया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, गणित बोलते हैं। दिस इज द मैथ्स। बहुत सारी संख्याएं होती है, संख्याओं पर संक्रियाएं लगाई जाती है, ऑपरेशंस लागू किए जाते हैं। ऑपरेशंस लगाने के बाद में जो परिणाम आपका जो निकल के आता है, रिजल्ट जो आपका निकल के आता है, वही आपका क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। संक्रिया में पढ़नी है, केवल 4 संक्रियाएं पढ़नी है, प्लस माइनस गुणा और भाग। इसके अलावा आपको कोई संक्रिया नहीं पढ़नी। इन्हीं संक्रियाओं के ऊपर हम बात करेंगे और गणित को इन्हीं संक्रियाओं से हम आगे बढ़ाते हुए मैथ्स को बिल्कुल इजी लेवल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो आइए अब हम बात करते हैं संख्याओं की। तो ध्यान देना साथियों, जब संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो आपके गणित के इतिहास में सबसे पहले जो संख्या आई थी मैथ्स के इतिहास में, वो 1 नंबर पर आपके जो संख्या आई वो आई आपके प्राकृत संख्या। 1 नंबर पर जब हम रखते हैं संख्याओं को, जब संख्याओं की खोज हुई तो सबसे पहले हमारे संख्या आई प्राकृत संख्या। छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ विद्यार्थियों को नॉलेज होगी भी, जो नए स्टूडेंट हैं उनको नॉलेज नहीं भी होगी। इनको आप कुछ पढ़ चुके होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें होती है वही मैथ्स में इंपॉर्टेंट होती है। आज बिल्कुल हम केवल नंबर सिस्टम की मैं आपको केवल जानकारी दूंगा। इसके बाद फिर हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, इनके ऊपर कौन सी संक्रियाएं लगेगी, कौन से इनके ऊपर कंसेप्ट लगेंगे, कौन से इनके ऊपर रूल्स लागू होंगे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको थोड़ी जानकारी के लिए, प्राकृत संख्याएं जो थी वो गणित के परिवार में सबसे पहले आई थी मैथ्स के इतिहास में। इन प्राकृत संख्याओं को यदि इंग्लिश में अगर हम बोले तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। इतना आप सभी जानते हो, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, 2 3 4 5 6 और आगे ये आपकी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है, इन्फिनिटी तक चलती है। आगे जो संख्याएं होती है वो आपकी अनंत तक चलेगी। यानी प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहाँ से हुई, 1 से हुई। सबसे पहले आई गणित में, सबसे पहले यदि जो खोज हुई तो किसकी खोज हुई, प्राकृत संख्याओं की खोज हुई। और यही संख्या हमारे गणित के इतिहास में, मैथ्स के इतिहास में सबसे पहले आई। प्राकृत संख्याओं को लाने का कारण क्या था, रीजन क्या था। शुरू में जब गणित नहीं थी तो वस्तुओं को गिनना संभव नहीं था। वस्तुओं को गिनने के लिए कि ये कितने आदमी हैं, ये मेरे हाथ में 1 मार्कर है, मेरे 2 हाथ है, मेरे 2 आंखें हैं, ठीक है। वस्तुओं को गिनने के लिए या किसी को भी काउंटिंग करने के लिए, उनके लिए प्राकृत संख्याओं की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए हमारे पास में सबसे पहले जो संख्या है, नंबर्स आए, वो आए प्राकृत संख्याएं। इनकी खोज आप सभी को पता होगी किसने करी थी, हमारे जो भारत के महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने प्राकृत संख्याओं की खोज करी थी। आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो दूसरे नंबर पर जो हमारे पास में जो संख्या आई, इन्हीं प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर दिया गया, जीरो को शामिल कर दिया गया। तो जब जीरो को इसमें शामिल कर दिया गया, तो जैसे ही जीरो को शामिल किया गया तो हमारे सेकंड नंबर पे जो संख्या आई वो आई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं,
होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स पहला अक्षर W, तो इसको W से डोनेट किया जाता है। अगर प्राकृत संख्याओं के परिवार में आप 0 को शामिल कर दोगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0, 1, 2, 3 और ये आगे आपकी संख्याएं आप सभी जानते हो, संख्याओं का कोई अंत नहीं है दोस्तों। यह आपकी सभी कहाँ तक चलेगी? अनंत तक चलेगी, इन्फिनिटी तक चलेगी। तो होल नंबर आपके सेकंड नंबर पर आया। तीसरे नंबर पर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो देखो संख्याएं जो होती है आपकी वो दो प्रकार से चलती है। एक तो चलती है धनात्मक और एक चलती है ऋणात्मक। एक तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक निगेटिव नंबर्स होते हैं। यानी संख्याओं को यदि धनात्मक प्लस और माइनस साइन के साथ यदि उनको प्रदर्शित किया जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक के साथ अगर उसको दर्शाया जाता है तो वो हो जाते हैं हमारे पूर्णांक हो जाते हैं। सबसे पहले पूर्णांक की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको पूर्णांक शब्द का अर्थ समझा देता हूं। देखिए ये पूर्णांक, मैं आपको थोड़ा पूर्णांक शब्द का यहाँ पर डिटेल्स में थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसका पूर्णांक का मतलब जो होता है हमारा वो क्या होता है, तो यहाँ देखना थोड़ा। ये आपका पूर्णांक, देखो पूर्णांक का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, पूर्ण और प्लस अंक। अंक आप सभी जानते हो और पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। यानी वह अंक जो अपने आप में क्या हो? पूरा हो, पूर्ण हो, परिपूर्ण अंक हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक मतलब जैसे मैं 2 बोलूं, 5 बोलूं, 8 बोलूं, 10 बोलूं, 15 बोलूं, 20 बोलूं, संख्याएं जो भी होती है वो आपके पूर्णांक होती है। और जैसे मैं आपको दशमलव वाली संख्याएं बोल दूं कि एक मैंने संख्या लिखी 2.3, ठीक है। एक जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 4.5, दूसरे मैंने जैसे कोई संख्या लिखी 6.8, या मैंने और कोई संख्या लिखी 5 सही 3/7। ये आपके मिश्रित भिन्न वाली संख्या है, ये सभी आपकी दशमलव वाली संख्या है। तो ये पूर्णांक नहीं है, दिस इज नॉट इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है। ये आपका पूर्णांक नहीं है। अब ये पूर्णांक क्यों नहीं है? क्योंकि अंक पूरा नहीं है। पूर्णांक वह अंक जो अपने आप में पूर्ण हो, जैसे 2 है आपका, 4 है, ये 5 पूर्णांक नहीं है, लेकिन इससे जस्ट आगे वाला जो होगा वो आपका 6 होगा पूर्णांक, ठीक है। ये बात हो गई पूर्णांक की। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास में जो संख्याएं थी वो पूर्णांक संख्याएं थी। ये आपके दोनों ही प्रकार से चलती है, धनात्मक भी चलती है और ऋणात्मक भी चलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर जो संख्याएं आए आपके वो कौन सी आई? पूर्णांक संख्याएं। मैं यहां लिख रहा हूं पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं थी आपकी, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स, और इसको हम आई या जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर जो भी आपके होते हैं, तो देखना आपने 9th क्लास पास की होगी, सभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। यही बात आपने वहां पर भी पढ़ी थी। तो जब हम संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो आप ऐसे रखते हो, बीच में 0 रखा जाता है और इधर आता है आपका 1, 2, 3, 4 और यह आपका कहां तक चलता है? यह आपका चलता है इधर लास्ट में अनंत तक। यह आपका कहां तक चलता है? अनंत तक। यानी इधर जो संख्याएं चलती है, दाईं तरफ जो संख्याएं चलती है वो धनात्मक संख्याएं चलती है। 0 से इधर जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो इधर आता है -1, -2, -3 और -4 और ये भी आपका कहां तक चलता है? अनंत तक, ठीक है। तो ये 0 से उधर जाएंगे, दाईं तरफ जाएंगे तो संख्याएं धनात्मक चलेगी। 0 से आप इधर आओगे, बाईं तरफ आओगे तो संख्या ऋणात्मक चलेगी।
और इधर भी संख्याओं का कोई अंत नहीं है, संख्याओं का उधर भी अंत नहीं है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसमें आपके धनात्मक संख्याएं भी शामिल की गई है, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल की गई है। अब देखना, जीरो के ऊपर धनात्मक का ऋणात्मक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए जीरो पर कोई सा भी साइन नहीं है, प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है। इस पे प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, लेकिन शून्य के ऊपर प्लस का या माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता खास, तो इसलिए हम जीरो के ऊपर प्लस या माइनस को दर्शाते नहीं है। अब इधर आपको सभी को धनात्मक संख्याएं दिख रही, जैसे आप चलोगे 1 2 3 4 5 आगे संख्याएं चलेगी, अनंत तक चलेगी। इधर जो संख्याएं हैं दाईं तरफ, जैसे आप इधर बढ़ोगे, इस तरफ बढ़ोगे, तो देखो संख्याओं का जो मान है वह आपका बढ़ेगा, संख्याओं का मान बढ़ेगा। इधर अगर आप आओगे बाईं तरफ से, इधर बाईं तरफ आप अगर चलोगे तो इधर आपका संख्याओं का मान घटेगा, इधर मान घटेगा और इधर आपका मान बढ़ेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इधर मान बढ़ेगा, इधर मान घटेगा। अब यहां से आपका एक सवाल निकल के आता है, ये वाला -1। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या या सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बोलो, -1 आना चाहिए। यानी सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ा ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक यदि मैं बात करूं तो -1 आना चाहिए। और ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यहीं से आपका एक सवाल निकल के आता है कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। साइन मैंने लगा रखा है, तीर का निशान से आपको दिखा रखा है, ये होती है आपके -1 होती है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। यदि आपसे मैं यहीं पे एक और सवाल पूछ लूं कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या बताइए, तो देखो आप बता नहीं सकते, क्योंकि -1 से, इसमें उल्टा सिस्टम चलता है, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, -5 से छोटा -6। यानी जैसे जैसे इधर संख्याएं आपकी बढ़ती जाएगी वे छोटी होती जाएगी, और सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या आप बता नहीं सकते और ज्ञात करना संभव नहीं है, तो उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। प्लस में आप चलोगे तो इधर धनात्मक में आप सबसे छोटी धनात्मक संख्या बता सकते हो, +1 होती है। आगे जैसे आप बढ़ोगे तो अनंत तक आप जाओगे तो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या आप बता नहीं सकते। दुनिया का कोई भी माई का लाल आपको ये बता नहीं सकता कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन सी होगी, क्योंकि ये सभी अनंत तक चलती है। फिलहाल आपको केवल इंपॉर्टेंट यही है कि -1 जो होता है वो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या होती है, यह आपको सभी को ध्यान रखना है। और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे मान घटेगा, इधर आगे बढ़ोगे तो आपका मान बढ़ेगा। आइए, ये तीनों हो गई। उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखना, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो तीन संख्याओं के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे जो था हमारा, चौथे नंबर पे क्या था, देखो चौथे नंबर पे हम लेते हैं सम संख्याओं को। सम संख्याएं इवन नंबर्स। चौथे नंबर पे हम सम संख्याओं को लेते हैं। सम संख्याएं क्या होती है, देखो सम संख्याओं की कोई नई खोज नहीं थी। यानी सबसे पहले प्राकृत संख्या आई, फिर पूर्ण संख्याएं आई, होल नंबर आए, फिर आपके इंटीजर्स नंबर आए। इंटीजर्स नंबर जब भी आपके आए तो उसके बाद में धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक आए। अब ये जो सम संख्याएं थी, ये संख्याओं की एक, वही जो संख्याएं थी 1 से लेके अनंत तक, उन्हीं संख्याओं में से हमने संख्याओं की एक विशेष क्वालिटी को और एक विशेष संख्या को हमने खोज के निकाल लिया कि इन संख्याओं में ये क्वालिटी पाई जाती है, तो उन्हीं को हमने सम संख्या बोला। और सम संख्याओं के बारे में आप सभी जानते हो, दुनिया की वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए, अर्थात वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी बार डिविजिबल हो जाए, वे सभी संख्याएं कौन सी कहलाती है, आपकी सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी सम संख्याएं हो गई। सम संख्याओं की जो शुरुआत है वो कहां से होती है,
सम संख्याएं जो हम लेते हैं तो सम संख्याओं को हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये आपका आगे तक सम संख्याएं भी कहाँ तक रहेगी, अनंत तक। आगे संख्याओं का कोई अंत नहीं है। आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि वे सभी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए अर्थात 2 से पूर्ण डिविजिबल हो, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर हम एक और बात कर लेते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, बोलो? 2 होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे छोटी जो सम संख्या होगी आपकी वो कौन सी होगी, तो 2 होगी। यहाँ पर मैंने इसके गोला लगा दिया है, आपको ध्यान रहना चाहिए। अब बात आती है कि क्या सम संख्याएं जो होती है, क्या धनात्मक संख्याएं ही सम होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी सम होती है? तो आइए, जैसे मान लीजिए -4। अब ये -4 भी क्या सम है? बिल्कुल सम है। क्या -4 में 2 का भाग नहीं जा रहा? देखो 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग लगाएंगे इसमें, 2 दूनी 4 यानी -2 बार भाग गया। ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे -14, क्या -14 सम है? बिल्कुल सम है। क्या 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 7 बार कटेगा। तो ये आपका कितना आएगा? -7 आ जाएगा। तो माइनस वाली जो संख्याएं होती है, ऋणात्मक जो संख्याएं होती है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वे सभी संख्याएं भी सम कैटेगरी की होती है। धनात्मक संख्याएं भी सभी सम कैटेगरी की होती है। लेकिन हमें जो गणित में जो पढ़नी होती है मुख्यतः रूप से वो हम धनात्मक सम संख्याओं के बारे में ही पढ़ते हैं और धनात्मक सम संख्याओं के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसीलिए हमने धनात्मक संख्याओं को ही लेते हैं, ऋणात्मक सम संख्याओं को हम निगेटिव इवन नंबर को इसमें शामिल नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो भी सम संख्याएं होती है। आइए एक और बात कर लेते हैं। क्या जीरो सम संख्या है? क्या बिल्कुल, जीरो भी सम संख्या है। क्या जीरो में 2 का भाग जा रहा है? क्या देखो, जीरो में 2 का भाग लगाओ, क्या आएगा? जीरो। जीरो में 2 का भाग लगाओ, क्या आएगा? जीरो आएगा। अरे जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग लगाओ तो जीरो ही आएगा। जीरो में आप 5 का भाग लगा लो तब भी क्या आएगा? जीरो। जीरो में आप 11 का भाग लगा लो तब भी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो दिस इज द इवन नंबर। जीरो भी एक सम संख्या होती है। आइए, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या हमने 2 क्यों ली? क्योंकि जीरो में तो सभी संख्याओं का भाग जाता है। जीरो में तो सभी संख्याओं का भाग जाता है, लेकिन सम संख्याएं तो केवल ऐसी होती है जिसमें केवल 2 का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। यानी 2 का ही जिसमें भाग जाए, 2 से डिविजिबल हो, वही सम संख्याएं आपकी होती है। तो आइए, अब 2 का भाग जीरो में भी जा रहा है तो जीरो भी आपकी सम संख्या है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान रखना, इसको आप थोड़ा साइड में लिख लेना, 0/x ये बराबर आपका 0 होता है। यानी यदि किसी भी संख्या में आप जीरो में अगर किसी भी संख्या का आप भाग लगाओगे तो वो आपको 0 देगा। ठीक है। और x बटा देखना 0/x आपका 0 हो जाएगा। और यदि मैं x लिख दूं यहाँ पे, x में अगर मैं 0 का भाग लगाऊं तो ये आपको इन्फिनिटी देता है, अनंत देता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग लगाओगे तो वो आपको अनंत देगा, इन्फिनिटी देगा। और यदि आप 0 में यदि किसी संख्या का भाग लगाओगे तो वो आपको 0 देगा। जैसे मान लीजिए 0 में आपने भाग लगाया 7 का तो ये आपको क्या देगा? 0। 0 में आपने भाग लगाया 15 का तब भी क्या आएगा? 0। लेकिन 0 में अगर आपने भाग लगाया 9 का तब भी क्या आएगा? 0। लेकिन अगर मैं भाग लगाऊं, मान लो 7 में भाग लगाऊं 0 का, तो ये आपको क्या देगा? इन्फिनिटी देगा, अनंत देगा। यानी 0 का किसी भी संख्या में भाग लगाया जाता है तो आपको अनंत देता है। और 0/0, 0/0 की अगर हम बात करें, 0 का 0 में भाग लगाने पर तो गणित की दृष्टि से ये अभी अनिर्धारित है। ठीक है। अभी तक इसका कोई भी फिक्स मान या फिक्स वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे मान इसके संभव होते हैं गणित में। मैथमेटिक्स की दृष्टि से ये बिल्कुल अभी अनिर्धारित है। इसमें इसका कोई फिक्स वैल्यू या फिक्स मान इसका अभी कोई फिक्स नहीं किया गया कि 0/0 का मान ये आएगा। देखो 0 एकम 0 भी आपका 0 होता है, 0 दूना 0 भी आपका 0 होता है, 0 को 3 से गुणा करोगे तब भी 0। तो इसके बहुत सारे मान इसके संभव हैं, बहुत सारे मान इसके पॉसिबल है। तो इसको अभी तक फिक्स नहीं किया गया, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सम संख्याओं के बाद
जो संख्याओं की जो क्वालिटी होगी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सम संख्याओं के बाद संख्या होगी वो कौन सी आएगी। सम संख्याओं के बाद में जो हम संख्याओं को लेते हैं, 4 संख्या हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 5वें नंबर पर जो संख्या आती है हमारी वो आती है विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, यानी वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, अर्थात जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 का जिसमें भाग नहीं जाए, वे संख्याएं कौन सी कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है, जिनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। पहली विषम संख्या कौन सी होती है बोलो, 1, उसके बाद 3, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा 7, फिर 9, फिर आएगा 11। तो ये इस प्रकार से संख्याएं आपकी कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती है। तो ये 5 संख्याओं के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। सबसे पहले नंबर पर हमारी जो संख्या आई वो कौन सी आई, प्राकृत संख्या है। शुरुआत कहाँ से होती है बोलो, 1 से होती है। दूसरे नंबर पर जो संख्या आई वो कौन सी आई, पूर्ण संख्या है। उसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 0 से होती है। यदि प्राकृत संख्याओं के परिवार में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाएगा तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। तीसरे नंबर पर जो संख्या है आपके वो कौन सी आई, तीसरे नंबर पर बताओ संख्या कौन सी आई। तीसरे नंबर पर जो संख्या आई वो आई आपके पूर्णांक। हम पूर्णांक संख्याओं को लेके आए, पूर्णांक नंबर्स को लेके आए, इंटीजर्स को लेके आए। उनमें धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। सबसे बड़ा जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है या सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या होती है आपके वो कौन सी है, -1 होती है। ये आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है कि आप ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। धनात्मक संख्याएं अगर आप दाईं तरफ बढ़ोगे तो उनका मान बढ़ेगा, और ऋणात्मक संख्याओं में यदि आप 0 से इधर बाईं तरफ बढ़ोगे तो मान आपका घटेगा। चौथे नंबर पर संख्या हमने कौन सी ली, सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी सम संख्या की अगर हम बात करें तो 2 होती है। विषम संख्याओं की अगर हम बात करें तो विषम संख्याएं कौन सी होती है बोलो, वे सभी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, अर्थात 2 से डिविजिबल नहीं हो, वे सभी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 5 संख्याएं हमने ली है, पांचों संख्याओं के ऊपर कुछ कंसेप्ट लगते हैं, ऑपरेशंस लगते हैं, कुछ संक्रियाएं लगती है, जिनसे हमारे जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए, हाँ, तो अब तक हम जो संख्याएं पढ़ चुके हैं वो हमने कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी बोलो। सबसे पहले हमने संख्याएं पढ़ी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के बाद में जो हमने संख्याएं पढ़ी वो कौन सी पढ़ी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं के बाद में हमने पढ़ी पूर्णांक संख्याएं, यानी पूर्णांक संख्याएं जो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, प्लस वाली और माइनस वाली दोनों ही प्रकार की संख्याएं होती है। और सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी यदि आपसे संख्या पूछी जाए ऋणात्मक पूर्णांक तो -1 होता है। पूर्णांक में आपका इधर अगर आप बढ़ोगे तो मान बढ़ेगा, और इधर अगर आप बढ़ोगे, बाईं तरफ बढ़ोगे तो आपका मान घटेगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं दो से डिविजिबल हो, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, वे सभी संख्याएं कौन सी होती है बोलो, सम संख्याएं होती है। और ऐसी सभी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए, वे आपकी कौन सी संख्याएं होती है, विषम संख्याएं होती है। अब आइए मैं थोड़ा सा 5 संख्याएं जो हमने पढ़ी है उनके ऊपर हमारे जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें इनके कुछ ऊपर संख्याओं के ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगते हैं, कुछ रूल्स लगते हैं, और इनके ऊपर कई बार एग्जाम में सवाल पूछे हुए हैं। तो कंसेप्ट क्या है उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले जो संख्या पढ़ी थी हमने वो कौन सी संख्या पढ़ी थी बोलो, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। और ये कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका डॉट 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 को कहाँ तक चलेगी बोलो, अनंत तक चलेगी, ठीक है। ये हमारे नेचुरल नंबर्स थे। इसी के बारे में मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था। पहली जो संख्या थी हमारी वही थी नेचुरल नंबर्स। आइए इनके ऊपर कौन सा कंसेप्ट लगता है या कौन सा कंसेप्ट लागू होता है उसकी हम चर्चा करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई भी
चार क्रमागत संख्याएं लिख दीजिए, चार क्रमागत संख्याएं लीजिए, कहीं से भी लीजिए, आपकी मर्जी पड़े जहां से लीजिए, शुरू से लो बीच में से लो, लेकिन लेनी कौन सी बोलो? क्रमागत लेनी। क्रमागत का मतलब लगातार। जैसे आपने एक से शुरू किया तो एक, फिर दो लोगे, फिर तीन लोगे, फिर चार लोगे, ठीक है, चार लेनी है। आपने 8 से शुरू किया तो बोलो 8, 9, 10 और 11। अगर आपने मान लीजिए 20 से शुरू किया तो 20, 21, 22 और 23, यानी चार क्रमागत संख्याएं लीजिए, कोई भी चार क्रमागत संख्याएं आप लीजिए, कहीं से भी लीजिए, आपकी मर्जी पड़े जहां से ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे कहूं क्रमागत लेनी है, लेकिन आपको कौन सी लेनी है बोलो? क्रमागत संख्याएं लेनी है। तो आइए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, क्या कंसेप्ट लगेगा। क्रमागत संख्याएं लेनी है आपको। देखो, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, इसको लगातार भी बोल सकते हैं। शब्द आपको सारे याद होने चाहिए। इसको हम निरंतर भी बोल सकते हैं, इसको हम निरंतर भी बोल सकते हैं, और इसको हम उत्तरोत्तर भी बोल सकते हैं। क्रमागत बोलो, लगातार बोलो, निरंतर बोलो, उत्तरोत्तर बोलो, सभी का मतलब क्या है? एक ही है, ठीक है। मतलब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। यदि आपको क्रमागत शब्द याद है, निरंतर शब्द या उत्तरोत्तर इनको बोला जाता है, ये शब्द आपको पता नहीं है, तो एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आया कि कोई भी चार क्रमागत उत्तरोत्तर संख्याओं का जो गुणनफल है वो कौन सी बड़ी संख्या से विभाजित होगा, तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे। तो मैं आपसे यूं कर रहा हूं कि चारों शब्द आपको याद होने चाहिए, क्रमागत, लगातार, निरंतर, उत्तरोत्तर। और संख्याएं कौन सी लेंगे बोलो? प्राकृत संख्याएं। मैं यहां पे प्राकृत संख्याएं लूंगा, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है, इसी के ऊपर हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। क्रमागत होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और कितनी संख्याएं लेंगे बोलो? चार। चार प्राकृत संख्याएं लेंगे, क्रमागत लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल निरंतर लेंगे, और लेनी हो तो कहीं से भी ले लो, कोई भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी चार क्रमागत प्राकृत संख्याओं को हम लें, और यदि उनको हम क्या करें? गुणा करें। क्या करें? हम उनको गुणा करें। कोई भी चार क्रमागत प्राकृत संख्याएं आपको लेनी है, उनको आपको गुणा करना है। गुणा करने पर उनका कुछ ना कुछ गुणनफल आएगा, और गुणनफल जो आएगा वो कितना गुणनफल आएगा, उस गुणनफल में कौन सी बड़ी संख्या का भाग जाएगा, ये आपका मेन कंसेप्ट है। तो आइए लेते हैं, शुरू करते हैं। बिल्कुल देखना, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, अगर चार क्रमागत प्राकृत संख्याएं लेनी है तो शुरुआत बिल्कुल शुरू से कर लो। आ जाओ, शुरुआत बिल्कुल आप करोगे कहां से? शुरू से। तो देखना, सबसे पहले संख्या कौन सी होती है बोलो? एक। उसके बाद क्या आएगा आपका? दो। फिर क्या आएगा? तीन। फिर चार। चार लेनी है, क्रमागत लेनी है। बोलो चार है, बिल्कुल क्रमागत है, निरंतर है। एक के बाद आपका दो होता है, दो के बाद तीन होता है, तीन के बाद आपका चार होता है। तो गुणा कीजिए, चार तिया 12, 12 दूना 24। बोलो गुणनफल कितना आया? 24। अब दो से शुरू कर लो, दो, तीन, चार, पांच। बोलो पांच चौको 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120। बिल्कुल लगातार लेनी है। अब दो से शुरू कर दिया तो तीन से शुरू कर लो। बोलो तीन, तीन के बाद कौन सी आएगी? चार, चार के बाद कौन सी आएगी? पांच, पांच के बाद बोलो छः। अब बताओ, छः पंजे 30, 30 चौका 120, और 120 को तीन से आप गुणा करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 360। अब आप चार से शुरू कर लीजिए। बोलो चार गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। बताओ, यहां से यदि आप शुरू करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? बोलो 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 120 को आप 7 से गुणा करोगे तो ये 12 7 84, यानी ये आपका कितना हो गया? बोलो 840 हो गया। ठीक है, अब इसका कोई अंत नहीं है, इसको आप आगे तक गुणा करते रहो, पूरी जिंदगी भर गुणा करते रहो, लेकिन आपको केवल चार संख्याएं लेनी है दोस्तों। और चार संख्याएं लेनी है, चारों ही आपको संख्याएं जो लेनी है वो कौन सी लेनी है? बोलो क्रमागत लेनी है। ठीक है, आइए इनके ऊपर, अब इनको आप थोड़ा गौर से देखना। इधर जिन संख्याओं को मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको, इनको आप थोड़ा गौर से देखो। चार क्रमागत संख्याओं को हमने गुणा किया, इनका कुछ गुणनफल आया, इनको आप थोड़ा गौर से देखो। इन 24, 120, 360 और 840 पे यदि आप ध्यान लगाओ तो आप मुझे बताओ कि इनमें ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जिसका भाग सभी में पूरा पूरा जाएगा? तो आपका उत्तर होगा सर 24। ठीक है, देखो 24 का 24 में भाग जा रहा है पूरा पूरा, 24 से कम 24, 24 का भाग आप 120 में लगाओगे, 24 पंजे 120,
24 का भाग यदि आप 360 में लगाओगे तो 360 में भी इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो 24 एकम 24 कितना बचेगा आपका 12 बचेगा, 120 हो जाएगा, 24 पंजे 120। तो यानी दुनिया की कोई भी चार क्रमागत प्राकृत संख्या आप लोग कहीं से भी लो, शुरू से लो चाहे बीच में से लो, उनका जो गुणनफल होता है वो सदैव सबसे बड़ी संख्या किससे विभाजित होता है, बोलो 24 से विभाजित होता है। एक कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। सवाल कैसा था, कौन सा था, वो मैं आपके सामने भी लेके आऊंगा, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखो 24 के अलावा ऐसी संख्या भी है जैसे 4 का भी सभी में भाग जा रहा है, बोलो 4 का भाग 24 में जाएगा, 120 में जाएगा। 4 के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है। लेकिन मैंने छोटी संख्या और सभी संख्या नहीं पूछी, मेरा सवाल है सबसे बड़ी संख्या, यानी 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं को हम गुणा करें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो सभी को विभाजित करेगी, सभी को डिविजिबल करेगी। ठीक है, तो वो आपका उत्तर होगा 24। अब सवाल कैसा था, आइए सवाल के बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि कोई भी 4 क्रमागत प्राकृत संख्याएं P, Q, R, S हो तो बताइए P गुणा Q गुणा R गुणा S, तो बताइए P गुणा Q गुणा R गुणा S निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या से विभक्त होगा। P गुणा Q गुणा R गुणा S निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन ए है आपका 30, बी ऑप्शन है आपका 26, सी है आपका 24 और डी ऑप्शन है आपका 4। तो आप सभी को पता चल गया होगा। बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 24। क्या हो जाएगा, बोलो 24 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई भी 4 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं P, Q, R, S, P गुणा Q गुणा R गुणा S, अब इसका मतलब यही है कि 4 क्रमागत प्राकृत संख्याएं लगातार है, बोलो P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S आता है, और P गुणा Q गुणा R गुणा S सभी को क्या कर रखा है, गुणा कर रखा है। तो कौन सी बड़ी संख्या से विभाजित होगा, 24 से विभाजित होगा। इसका कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया कि इसका कंसेप्ट क्या होता है और किस प्रकार का कंसेप्ट लागू होगा। तो 24 से विभाजित होगा, लेकिन आपको शुरुआत कहां से करनी है, बिल्कुल शुरू से करनी है। देखिए, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप देखते ही सवाल के टिक लगा दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा उसको केवल गणितीय लैंग्वेज में सवाल दे दिया, गणितीय लैंग्वेज के रूप में बना के दे दिया। तो आइए, सबसे पहली संख्या कौन सी है, बोलो P। देखो सबसे पहली संख्या P, दूसरी है Q, तीसरी कौन सी है R और S, सभी लगातार है। देखो P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, R के बाद S आता है। मैंने आपको ये सिखाया कि यदि कोई भी 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं की बात करे और लगातार गुणा होने की बात करे, कोई भी कहीं से भी उठाने की बात करे, तो आप शुरुआत बिल्कुल कहां से करोगे, शुरू से करोगे। संख्या आपको बिल्कुल शुरू से उठानी है। तो देखना, ये सबको गुणा करने की बात हो रही है, तो बोलो P का मान मान लो 1, Q का 2, R का 3 क्रमागत लेनी है और S का 4, सभी को गुणा करो। बताओ क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 इज द योर आंसर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, शुरुआत बिल्कुल कहां से करनी है, आपको शुरू से करनी है। ठीक है, आइए, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया। आगे इसी पे थोड़ा और एक कंसेप्ट लागू होता है जिस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस करना।
अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि इसको थोड़ा मैं हटा देता हूं, ये जो सभी संख्याएं आपको यहां पर दिख रही है, ये जो सभी संख्याएं आपको यहां पर दिख रही है, इन सभी संख्याओं में मैं क्या करता हूं, एक ऐड कर देता हूं, 1 जोड़ देता हूं। बताओ 24 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 25। ठीक है, 120 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, बोलो 121। 360 में यदि आप 1 जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा, यह आपका 361। 840 में यदि आप 1 जोड़ोगे तो यह आपका कितना आ जाएगा, बोलो 841। ठीक है, अब देखना सभी संख्याओं में हमने 1-1 जोड़ा, सभी संख्याओं में हमने क्या जोड़ा, 1-1 जोड़ा, और 1-1 जोड़ने के बाद देखो सभी में मैंने 1-1 जोड़ा है, सभी में मैंने 1-1 ऐड कर दिया, यानी 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में सभी में मैंने 1-1 जोड़ा, और 1 जोड़ने पर जो संख्या आ रही है आपकी क्या आ रही है, बोलो 25, 121, 361 और 841। क्या ये सभी संख्याएं आपको पूर्ण वर्ग दिखाई दे रही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये सभी संख्या हमको पूर्ण वर्ग दिखाई दे रही है। 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, किसका वर्ग होती है, बोलो 5 का वर्ग होता है। 121 भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है। 361 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपके 19 का वर्ग होता है। 841 भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, ये बोला आपका किसका वर्ग होता है, 29 का वर्ग होता है। आइए समझते हैं। तो ये भी आपका एक कंसेप्ट है कि यदि 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में यदि 1 जोड़ दिया जाए, अगर 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो गुणनफल सदैव क्या प्राप्त होता है, पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। इसको आप कॉपी में नोट बना के लिख सकते हो। तो ये हमारे प्राकृत संख्याओं के ऊपर 2 कंसेप्ट बनते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखना, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर पर मैंने आपको पूर्ण संख्याएं पढ़ाई थी, उसके ऊपर कोई कंसेप्ट नहीं होता। उसके बाद हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सम संख्याओं के ऊपर। उसके बाद मैंने आपको कौन सी संख्या पढ़ाई, बोलो सम संख्या। सम संख्याएं इवन नंबर, बोलो कहां से शुरू होती है, 2 से, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये आगे कहां तक चलेगी आपकी साथियों, संख्याओं का कोई अंत नहीं है, ये बिल्कुल आपके अनंत तक चलेगी। ठीक है, अब इस पे भी दोस्तों एक कंसेप्ट बनता है, कंसेप्ट हमारा लागू होता है कि कोई भी यदि 2 क्रमागत संख्याओं को यदि हम वर्ग करें, सम संख्याओं का कोई भी 2 क्रमागत सम संख्याओं को यदि हम वर्ग करें और उनका हम क्या लें, अंतर लें, तो उनका जो अंतर है वो किससे विभाजित होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे संख्या ले रहा हूं, देखो कोई भी ले सकते हो आप, लेकिन आपको लेनी कौन सी है, क्रमागत लेनी है कोई भी, और लेनी कितनी है, 2। कोई भी 2 क्रमागत सम संख्याएं लेनी है आपको। ठीक है, कोई भी क्रमागत 2 सम संख्याएं आप लीजिए और उनका आप क्या करो, वर्ग करो। वर्ग करके उनका आप क्या लो, अंतर लो। क्या लो, बोलो अंतर लो। ठीक है, कोई भी 2 क्रमागत सम संख्याएं लेनी है, उनका आपको वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद उसका आपको क्या लेना है, अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है, और वो उसका अंतर किससे विभाजित होगा, तो उस कंसेप्ट पे हमको अब काम करना है। तो समझना, इधर कोई भी की बात करें तो शुरुआत बोलो कहां से करेंगे, बिल्कुल शुरू से। अब देखो पहली जो संख्या है हमारी, वो पहली संख्या कौन सी है, 2। दूसरी संख्या कौन सी है, बोलो 4। और इतनी सी नॉलेज आप में सभी में, इतना सा विवेक आप में सभी में है कि अंतर की बात कर रहा है तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तभी अंतर आएगा। अंतर का मतलब यही होता है बड़ी में से छोटी को घटाना। तो बोलो 2 के बाद 4 आती है, दोनों क्रमागत है, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्ग करना है, उनका अंतर लेना है। अंतर लेंगे तो 4 के वर्ग में से 2 को घटाएंगे। तो सबसे पहले 4 2 का ले लो, तो देखो 4 का वर्ग फिर माइनस 2 का वर्ग। अब बोलो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 16। 2 का वर्ग कितना देगा आपको, 4,
और 16 में से यदि आप 4 को माइनस करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 16 में से सॉरी कितना आएगा बोलो? 12। यह आएगा आपका 12। आइए अब आपने 2 4 ले लिया तो अब आप 6 4 ले लो। ठीक है, 4 और 6, 4 के बाद जस्ट वाली कौन सी है? क्रमागत 6। तो 6 के वर्ग में से 4 का वर्ग घटाएंगे, क्योंकि अंतर का मतलब ये होता है 6 का वर्ग, फिर आप ले लो 4 का वर्ग। बताओ 6 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होगा बोलो? 16 होगा। और 36 में से यदि आप 16 को घटाओगे तो ये कितना आएगा आपका? 20 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप ले लो और आगे आपकी दिल की संतुष्टि के लिए और ले लो, 6 8 ले लो। तो 8 का वर्ग ले लो बोलो, फिर 6 का वर्ग ले लो, दोनों का अंतर लो। 8 का वर्ग कितना होता है बोलो? 66। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 66 में से यदि आप 36 को माइनस करोगे, लेस करोगे, तो यह आपका यहाँ बच जाएगा 8, और 5 में से 3 गया तो 2, यह आएगा आपका 28। ठीक है, 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 3 गया तो 2। और आप ले लो 6 8 आपने ले लिया, अब 10 8 ले लो। ठीक है, तो अब ले लो आप 10 का वर्ग कर लो। 10 के वर्ग में से यदि आप 6 का इसका सॉरी 8 का वर्ग घटाओ, 8 का वर्ग घटाओ, 10 का वर्ग कितना होगा बोलो? 100 होगा। 8 का वर्ग कितना होगा आपका? 66 होगा। 100 में से यदि आप 66 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? 36 आएगा। कितना आएगा बोलो? 36 आएगा। अब आप यदि इन पे थोड़ी नजर डालो, जो मैंने सवाल को किया है और जो कंसेप्ट मैंने किया है, इन पर आप नजर डालो। ये जो संख्याएं आपको दिख रही है जिन पे मैंने टिक मार्क लगाया है, ठीक है, 12 20 28 और 36, 12 20 28 और 36। ठीक है, तो यह आपको सम संख्याएं दिखाई दे रही है। सम संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याएं दिखाई दे रही है, उनका हमने क्या किया है बोलो? वर्ग किया है, और वर्गों का क्या लिया है? अंतर लिया है। और ये अंतर आपका किससे विभाजित होगा? 12 20 28 और 36 किससे विभाजित होगा? देखना इधर सभी में, देखो 12 में 20 में 28 में और 36 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जा रहा है? ये क्रमागत है आपका, ये ना क्रमागत है और सम संख्याएं। ठीक है, तो देखिए कोई भी 4 क्रमागत सम संख्याएं हमने ली और उनके वर्गों का, सॉरी 4 नहीं 2, कोई भी 2 क्रमागत सम संख्याएं हमने ली और उनके वर्गों का क्या लिया हमने? अंतर लिया। और उनका अंतर कौन सी बड़ी संख्या से विभाजित होगा? तो यह आएगा आपका किससे विभाजित होगा बोलो? 4 से। आप कहोगे 4 का भाग 12 में जाएगा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 28 में जाएगा, 4 7 28, फिर 36 में भी जाएगा, 4 नाम 36। इसके अलावा आगे की जितनी भी आप संख्याएं लोगे, जितनी भी संख्याएं आप शामिल करोगे और जितनी संख्याएं आप लेते जाओगे, उसमें सभी में 4 का भाग जाएगा। यानी कंसेप्ट ये बना कि यदि कोई भी 2 क्रमागत, यदि हम सम संख्याएं लें, उनका वर्ग करें और उनका अंतर लें, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगा बोलो? 4 से विभाजित होगा। ये भी आपका एक कंसेप्ट है। आइए इसके ऊपर सवाल किस प्रकार का बन सकता है वो मैं आपको थोड़ा यहाँ लिखवा देता हूँ। ठीक है, आइए कोई भी 2 क्रमागत सम संख्याएं ए और बी है, जहां ए ग्रेटर देन बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या से विभाजित
ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है आपका 4, ऑप्शन सी है आपका 5 और डी है 12। तो देखिए सवाल जैसे ही आपने देखा, यदि आपको कंसेप्ट पता है तो उत्तर आपको पता चल गया होगा। बताओ कितना आएगा? 4 आएगा। देखिए गणित में जो होते हैं ना वो कंसेप्ट होते हैं दोस्तों। अगर आपको कंसेप्ट पता है और कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है यदि आपका, तो आप सवाल को देखते ही टिक लगा दोगे। और कंसेप्ट अगर पता नहीं है तो फिर आप उलझ जाओगे। तो देखो कोई भी दो क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही है, ए और बी है, जहां ए ग्रेटर देन बी। अब देखो सवाल में इंगित कर दिया आपको, ए ग्रेटर देन बोलो क्या है? बी है। यानी ए क्या है? बड़ा है। ए क्या है? बड़ा है। बी क्या है? छोटा है। और दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, यानी ए वाली संख्या बड़ी है, बी वाली छोटी है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी संख्या से विभाजित होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है? दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्ग और उनका क्या है बोलो? अंतर है। और अभी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का जो अंतर होता है वो कौन सी संख्या से विभाजित होता है बोलो? 4 से विभाजित होता है। कंसेप्ट यदि आपको पता है तो आप देखते सवाल के डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। ठीक है, आइए यहां से थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। और थोड़ा जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। उसके बाद में हमने कौन सी संख्या पढ़ी बोलो? उसके बाद आपने पढ़ी विषम संख्याएं। ठीक है, तो अब हम विषम संख्याओं के ऊपर कुछ कंसेप्ट ले लेते हैं। एक कंसेप्ट सेम सम संख्याओं के ऊपर जैसा कंसेप्ट लागू होता है वैसा का वैसा ही एक कंसेप्ट विषम संख्या पे भी लागू होता है। तो अब बात करते हैं हम विषम संख्याओं। यह आपके ऑड नंबर, ऑड नंबर के बारे में ऑड नंबर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कहां से शुरू होती है बोलो? 1 से। 1, फिर कौन सी आएगी? 3, फिर आएगी आपके 5, फिर 7, 7 के बाद 9, फिर 11 और ये आपके आगे तक कहां तक चलती रहती है? अनंत तक चलती रहती है। इसका कोई अंत नहीं है। आ जाइए इसके ऊपर कौन सा कंसेप्ट लागू होगा? सेम वैसा का वैसा ही। कोई भी दो क्रमागत आपको विषम संख्याएं लेनी है, उनका वर्ग करना है। कोई भी दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर आएगा वो कौन सी बड़ी संख्या से विभाजित होगा? तो वो आपका 8 से विभाजित होता है। आइए पहले कंसेप्ट को देख लेते हैं किस प्रकार से विभाजित होगा। कोई भी की बात कर रहा है, विषम की बात कर रहा है, दो संख्याओं की बात कर रहा है, तो शुरुआत बिल्कुल कहां से करेंगे? शुरू से करेंगे। तो देखना इधर, पहली संख्या कौन सी है बोलो? 1। दूसरी विषम संख्या कौन सी है? 3 है। बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे तो वर्गों का अंतर लेना है। तो इतनी सी बात आप सभी जानते हो, यदि अंतर लेना है तो बड़ी में से छोटी को घटाना होता है। तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाएंगे। तो देखना, देखो बड़ी कौन सी है? 3। तो आप 3 का वर्ग लो, उसमें से 1 का वर्ग घटाओ। ठीक है, बताओ 3 का वर्ग कितना होगा आपका? 9 होगा। 1 का वर्ग कितना होगा? 1। और 9 में से यदि आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बोलो? 8। 1 3 आपने ले ली, अब 3 5 ले लो। 3 के बाद 5 आती है, तो 5 के वर्ग में से आप घटाओ 3 का वर्ग। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होगा बोलो? 25। 3 का वर्ग कितना होगा? 9। दोनों में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 16। अब आप ले लो 5 7 ले लो। 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, दोनों का अंतर लो। 7 का वर्ग कितना होगा बोलो? 49 होगा। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा? 24 आएगा। अब आप ले लो 9 7 ले लो। 9 का वर्ग करो, 7 का वर्ग घटा लो इसमें से। 9 का वर्ग कितना होगा बोलो? 81 होगा। 7 का यदि आप वर्ग करोगे तो यह आएगा आपका 49। 81 में से 81 में से यदि आप घटाओगे 49 को, तो 81 में से यदि आप 49 को घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 32। ये आपका हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखिए साथियों, इस चीज का कोई अंत नहीं है। आप लेते रहो, करते रहो। मैं तो आपको केवल कंसेप्ट तक पहुंचाना चाह रहा हूं, कंसेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं। मेरा मेन उद्देश्य है कंसेप्ट समझाना। मैंने यही कहा कि कोई भी दो क्रमागत विषम संख्या यदि आप लो
कोई भी, देखो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, कोई भी दो क्रमागत, क्या लिए हमने, विषम संख्याएं, कोई भी दो क्रमागत विषम संख्याएं हमने ली है, ठीक है, और उनका आपको क्या करना है, वर्ग करना है। कोई भी दो क्रमागत विषम संख्याएं आपको लेनी है, उनका आपको वर्ग करना है, और वर्ग करके उनका आपको क्या लेना है, अंतर लेना है, ठीक है। और उनका अंतर किससे विभाजित होगा, यही आपको बताना है। तो यदि आप इधर ध्यान लगाओगे थोड़ा सा, तो इधर देखना, इन संख्याओं का आप थोड़ा सा देखिए, 8, 16, 24 और 32, क्या ये आपको 8 का पहाड़ा नजर आ रहा है, बताओ। 8, 16, 24 और 32 से 8 का पहाड़ा नजर आ रहा है, तो ये किससे विभाजित होगा, बोलो, 8 से ही विभाजित होगा। यानी ये कंसेप्ट बना कि कोई भी दो क्रमागत विषम संख्याओं का के वर्गों का जो अंतर है वो हमेशा सबसे बड़ी संख्या किससे विभाजित होगा, बोलो, 8 से विभाजित होगा। ये कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से विभाजित होगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आप नोट बना के कॉपी में लिख सकते हो चाहो तो, कि कोई भी दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव सबसे बड़ी संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगा। तो अब तक जो हमने पढ़ा, हमने शुरू में प्राकृत संख्याएं पढ़ी। आज ये छोटी सी जो नंबर सिस्टम की जो क्लास थी हमारी, वो बिल्कुल केवल संख्याओं के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं उनके बारे में थी। आज की क्लास को हम ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, यहाँ तक की क्लास रहेगी। आज हमने एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ आपको, प्राकृत संख्याएं हमने पढ़ी, पूर्ण संख्याएं हमने पढ़ी, पूर्णांक संख्याएं पढ़ी, सम संख्याएं पढ़ी, विषम संख्याएं पढ़ी। प्राकृत संख्याओं के ऊपर दो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, कौन कौन से कंसेप्ट लगते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक कंसेप्ट हमारा सम संख्या के ऊपर लगता है, एक कंसेप्ट हमारा विषम संख्या के ऊपर लागू होता है। तो ये पांचों संख्या, तीन, दो तो हमने उस पर पढ़े, दो कंसेप्ट हमने इस पे पढ़े, 4 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। और इसके अलावा है जो यहाँ तक कि हमारी ये जो संख्या है, संख्याओं का देखो कोई अंत नहीं, अभी बहुत सारी संख्याएं कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णकालिक और त्रिभुजाकार संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं आती रहेगी। उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज की जो क्लास है आपकी यहीं तक रहेगी। आगे नंबर सिस्टम में मैं और अच्छे टॉपिक और अच्छा आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। यदि आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को आगे शेयर करना, और चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सभी को राम राम। आज की क्लास हमारी यहीं रहेगी, मिलते हैं अगली क्लास में इसी नंबर सिस्टम में नए टॉपिक के साथ और नई संख्याओं के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।